नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और काम करता हूँ कैंसर और मेंटल हेल्थ डोमेन में। और जैसा कि आप जानते हैं, कैंसर पे चर्चा ये जो हमारा नया सीरीज़ है, जहाँ हम बात करते हैं कैंसर से जुड़े तमाम टॉपिक्स की। हम लेकर आते हैं विशेषज्ञों को और उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस जर्नी को एक बेहतर जर्नी जो है बनाने में हम अग्रसर हो सकें। आज हमारे साथ हैं अमित छाबड़ा जी। अमित जो है एक बहुत बड़ी फर्म जिसका नाम है पॉलिसी बाज़ार, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लीड करते हैं। अमित, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद विवेक। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में इंश्योरेंस के जो मतलब होते हैं बड़े ही अलग होते हैं। एक तो इंश्योरेंस जो है लोग लायबिलिटी की तरफ देखते हैं, उनको लगता है यार ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की, मंदिर जाएँगे, भगवान से प्रे करेंगे, नींबू मिर्ची लटकाएँगे और हमारा काम हो जाएगा। पर्स में ये माता जी की फ़ोटो रखो तो पैसा आएगा, पर्स में वो रखो तो ये नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, काला टीका लगाएँगे। इसको कई बार हम इंश्योरेंस समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। और इंश्योरेंस की जो महत्वता है वो तब समझ में आती है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है। और कैंसर एक ऐसी ही बीमारी है, क्योंकि कोई सोचता नहीं कि मुझे कैंसर होगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि ये सत्य है और ऐसा होता है। और कई बार क्योंकि हम लोग वी आर अ सोशल एंटरप्राइज और हम कैंसर से जुड़े कई कई चीज़ों को जो है एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक जो टॉपिक हम ज़्यादातर देखते हैं कि जब लोगों को बीमारी होती है तब वो जो है वो सोचते हैं कि ये तो अस्पताल में तो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं हमें और इतना खर्चा है, ये तो हमारा इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ। तो अमित, हमें ये समझने में मदद कीजिए कि जो कैंसर रिलेटेड इस तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं, ये पहली चीज़ तो ये बताइए कि कितना ज़रूरी है इंश्योरेंस लेना और किस तरह का इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए, तो पहली चीज आई थिंक जो मैं बोलना चाहूंगा इस मामले में, देखिए इंश्योरेंस एक एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। अब ऑब्वियसली उसके लिए खर्चा होता है, नो डाउट, बिकॉज प्रीमियम देना पड़ता है। और आई थिंक एक 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 बहुत ही मामूली सी बात है जो काफी लोग सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने प्रीमियम दिया और मैंने क्लेम तो करा नहीं, पैसे वेस्ट हो गए। जी। राइट। अब आप देखिए, नजरिया है, बट आप देखिए कि अगर क्लेम नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब आप फिट एंड फाइन थे, हेल्दी थे, आपका क्लेम नहीं आया, आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां पे ये सोचने लग जाते हैं कि मैं तो ठीक हूं, मेरा क्लेम नहीं आ रहा, या मेरे को कुछ नहीं होगा और मैं इंश्योरेंस ना लूं, एक बहुत सिंपल सा एक सवाल है जो कि हर किसी को आंसर करना चाहिए कि अगर कल आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, कैंसर की वजह से हो गई या किसी और वजह से भी हो जाती है, तो क्या आपको 10-20 लाख रुपए देने पड़ेंगे उस टाइम? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? क्या आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं इतने कि आप जाओगे और आप एक चेक दे देंगे या अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर पाएंगे इतना अमाउंट? मामूली तौर पे मोस्टली नहीं होते किसी के पास इतने पैसे तैयार, राइट। तो अभी 10-20 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है और ये आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। मतलब आप किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत आ जाती हैं, तो ये बहुत बहुत ही मामूली बात है 10-20 लाख रुपए का खर्चा हो जाना, जो कि हुँ। नहीं होते हैं एक मिडिल क्लास किसी भी फैमिली के पास हैंडी। तो ऐसे में बहुत दिक्कत में आ जाते हैं परिवार। मतलब लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालनी पड़ जाती हैं। तो हुँ। हेल्थ इंश्योरेंस की महत्वता कितनी है उस पर तो जितना भी हम स्ट्रेस करें वो कम है। और हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहां पे 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए तक का क्लेम पे भी हुआ है। हुँ, हुँ। और मतलब जब हमने उन कस्टमर्स की फैमिलीज से बात करी, तो वो इतने थैंकफुल थे इस बात से, बिकॉज उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। अगर अगर उनके राइट। पास ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती और वो ये क्लेम ना देती, तो उनके पास और कोई तरीका ही नहीं था ये पैसे देने का, अपने अपने परिवार को हॉस्पिटल से बाहर निकलवाने का। एंड देखिए, हेल्थ एक बहुत बहुत कॉमन सेइंग होती है, हेल्थ इज वेल्थ। तो जी। आप आप कभी भी अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपको या आपके परिवार को कभी भी कोई हेल्थ की परेशानी होती है, अब उस टाइम पे कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं किसी सस्ते हॉस्पिटल में चला जाऊं और खर्चा बच जाएगा, राइट। आप चाहेंगे कि मैं देश की दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में जाऊं, हुँ। क्योंकि अगर जान है तो जहान है। अब आप कभी भी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहोगे। बंदा अपनी गाड़ी के रिपेयर से फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि क्या ही हो जाएगा, मतलब व्हाट कैन गो रॉन्ग। बट हुँ। अपने अपने खुद की बॉडी से या अपने परिवार से कोई नहीं करना चाहता ये कॉम्प्रोमाइज। तो करेक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस की महत्वता तो जितना भी हम बोले, आई थिंक वो कम है। अब जो एक आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि कितनी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, जी। देखिए, गिवन जो करंट समय चल रहा है और आगे आगे जैसे हम देख रहे हैं हेल्थ इन्फ्लेशन हो रहा है, मेरे हिसाब से कम 10 लाख रुपए पर पर्सन सम इंश्योर्ड होना जरूरी है। हुँ, हुँ। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। आजकल मोस्टली फ्लोटर पॉलिसीज खरीदी जाती हैं। फ्लोटर का मतलब कि एक शेयर्ड पॉलिसी होती है आपके और आपके परिवार के बीच।
तो मान लीजिए, जैसे मैं अपने परिवार का एग्जांपल देता हूँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर है, तो हम 3 लोग हैं, तो कम से कम 30 लाख रुपए हमारा कवरेज होना चाहिए। ओके। इसका मतलब ये होता है कि ये 30 लाख रुपए एक जना यूज कर सकता है और तीनों मिलके भी यूज कर सकते हैं हम। हम्म। के अलावा आजकल जो पॉलिसीज आती है उनमें एक रिस्टोरेशन बेनिफिट और मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट अच्छी हर हर अच्छी नई पॉलिसी में होता है, जिसमें एक्चुअली हर बंदे को 30-30 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो एक्चुअली 30 लाख मेरे लिए है, 30 लाख मेरी वाइफ के लिए और 30 लाख मेरी बच्ची के लिए है। तो कम से कम इतना कवरेज तो लेना ही चाहिए, अनिवार्य है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क पे एक्सपोज्ड हैं। कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पैसे आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका अगर इंश्योरेंस नहीं है या इंश्योरेंस अमाउंट कम है तो आई थिंक ये हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है देखना कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, और अगर है तो सफिशिएंट है कि नहीं। कितना है, करेक्ट। अमित, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कई बार जो है हम जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, भाई आजकल तो खैर आपका खुद का प्लेटफॉर्म जो है इतना आई वुड से क्वाइट विजिबल है और काफ़ी अप्रोचेबल है। लोग उसमें डिटेक्ट करते हैं कि भाई ये मेरी एज ग्रुप है, ये दो चार फिल्टर्स डालते हैं और एक एक सजेशन आ जाता है कि आपको ये लेना चाहिए। लेकिन वो तो जो सजेशन आता है वो तो एआई ड्रिवन होता है, या मशीन बताती है कि भाई कम से कम आपको इतना चाहिए। लेकिन अगर कैंसर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या वो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज होने चाहिए कि लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इस पॉलिसी के तहत हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या हमें मिलेगा क्या हमें नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें, मतलब कुछ ऐसे आप कुछ चीजें बता सकते हैं कि मतलब क्या कंसिडरेशन रखने चाहिए बिफोर बाइंग हेल्थ केयर पॉलिसी? देखिए, कैंसर इज लाइक एनी अदर डिजीज हेल्थ करेक्ट। इंश्योरेंस के लिए। जी। तो कस्टमर के लिए तो जैसे ही लेट्स से मान लीजिए कोविड की बात करते हैं, डेंगू की बात करते हैं, किसी भी डिजीज की बात करते हैं, वैसे ही कैंसर है हेल्थ इंश्योरेंस की परस्पेक्टिव से। तो कस्टमर के लिए क्या जरूरी है, मैक्सिमाइज करना अपना सम इंश्योर्ड, हम्म। क्योंकि कैंसर में खर्चा ज्यादा होता है और बार बार होता है। आज होगा खर्चा, हो सकता है दोबारा हो सकता है फिर से हो, बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट ओवर टाइम चलता है, कभी कभी रिलैप्स भी हो जाता है। जी। तो कैंसर, स्पेसिफिकली कैंसर के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आपका सम इंश्योर्ड इनफ हो, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा होता है। ये हम्म। एक इकलौती चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, समझना और इंश्योर करना कि उसकी आपको पूरी कवरेज मिले। हम्म। इसके अलावा आई थिंक एक चीज और है जो देखनी चाहिए, इस कि आपकी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट अच्छे से कवर हो रही है कि नहीं। हम्म। क्योंकि कैंसर में स्पेशली कीमोथेरेपी होती है, जो कि डे केयर ट्रीटमेंट होती है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप अपनी कीमोथेरेपी कराते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये एक दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको अगर कीमोथेरेपी के सेशंस हो रहे हैं तो वो भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाए। तो तीसरी चीज और एक मैं बोलना चाहूंगा, वो होती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका ओके। मतलब है हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद में जो खर्चा हो रहा है वो कवर होता है कि नहीं। अगेन ये एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कवर होनी जरूरी है, बिकॉज कैंसर जैसी बीमारी में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन काफी खर्चे होते हैं, क्योंकि उसका बिल्कुल। बॉडी पे इफेक्ट होता है। तो आपके काफी खर्चे होते हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन के 2 महीने 3 महीने बाद भी हो सकते हैं। तो हम्म। उनका ट्रीटमेंट होना भी बहुत जरूरी, उनका कवर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज बहुत बड़ा खर्चा बनता जाता है। तो ओके। ये 3 चीजें, और इसी ऑर्डर में पहले सबसे पहले सम इंश्योर्ड देखना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो देखनी बहुत जरूरी है, कैंसर को स्पेसिफिकली नजर में रखते हुए। ग्रेट। और एक और सवाल है मेरा इससे ही जुड़ा हुआ कि कई बार देखिए कैसा होता है कि कोई पहली चीज तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मुझे कैंसर होगा, अभी हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा सम इंश्योरेंस जो है वो सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख था, अभी वो कंज्यूम हो गया या हो जाएगा, तो और मेरी पॉलिसी जब भी रिन्यूअल के लिए आ रही है तो क्या मुझे उतना ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा रिन्यूअल पे, या उसका प्रीमियम एक बार कैंसर डिटेक्ट होने के बाद बढ़ जाता है, या कोई ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू मैं उसको टॉप अप कर सकता हूँ? ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, मार्गदर्शन कीजिए हमारा। बिल्कुल, देखिए बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली है जिस तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम्स बनते हैं। तो एक बार ये आपने पॉलिसी खरीद ली, उसके बाद चाहे आपको कुछ भी हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे आप 1 करोड़ रुपए का क्लेम ले लें, चाहे आप हर साल क्लेम लेते रहें, प्रीमियम जो एक नॉर्मल जिसने क्लेम नहीं लिया और जिसने क्लेम लिया, चाहे जितने मर्जी क्लेम लियो, उनका ओके। प्रीमियम सेम होता है, प्रीमियम चेंज नहीं होता। प्रीमियम सिर्फ वेरी करता है एज के हिसाब से। तो मान लीजिए आज आप 40 साल के हैं, जब आप 45 के होंगे या आप 50 के होंगे तो प्रीमियम बढ़ता है। जनरली 5 साल के स्लैब्स में प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन क्लेम या फिर कोई बीमारी होने का कोई प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं होता है कभी भी।
ये बहुत एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है जो IRDAI जो रेगुलेटर है उन्होंने दी हुई है, और इसका हमेशा पालन होता है। तो कस्टमर को ये चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि मेरे को कोई बीमारी होगी तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओके। सो और दूसरी चीज, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि कई बार जो है हम मान लीजिए कि मैंने अपने परिवार का जो है फ्लोटर ले रखा है, करीब मान लीजिए कि 5 लाख रुपए उसका सम एश्योर्ड है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे फैमिली में या मुझे इस तरह की बीमारी हो सकती है या हो गई है, और अगर मैं उस सम एश्योर्ड को बढ़ाने की बात करूं तो क्या वो पॉसिबल है? और मतलब जो वेरिएशन होता है वो कितना बढ़ सकता है? बिकॉज ऑफ कोर्स सम एश्योर्ड बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, तो वो वेरिएशन कैसा होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको? बिल्कुल, देखिए, जब आप 0 से लेट्स से 5 लाख 10 लाख तक जा रहे हैं तो वेरिएशन ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे आप मान लीजिए आपकी आज प्रीमियम, मान लीजिए आपका सम इंश्योर्ड है 2 लाख रुपए है, हम्म। तो आप 2 से 5 पे जाएंगे तो आपका प्रीमियम सिग्निफिकेंटली बढ़ता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। करेक्ट। जब आप 5 से 10 पे जाते हैं तो 40-50% प्रीमियम बढ़ता है। जब आप जबकि आपका कवरेज डबल हो गया। जब आप 10 लाख से 1 करोड़ पे जाते हैं, मतलब आपने 10 टाइम्स सम इंश्योर्ड ले लिया, तब आपका प्रीमियम सिर्फ 15-20% बढ़ता है। तो कस्टमर के लिए जो राइट एडवाइस है या जो डायरेक्शन सही है वो ये है कि आप अपना सम इंश्योर्ड मैक्सिमाइज करिए, और मैं तो बोलूंगा कि सबको 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, बिकॉज 10 लाख और 1 करोड़ में इतना मामूली डिफरेंस होता है कि वो आपके लिए नो ब्रेनर हो गया। मतलब ये तो बहुत ही एक आसान सवाल हो गया कि अगर आप 10 लाख पे हो तो आपको 1,000-1,500 रुपए और देने हैं, और आप 1 करोड़ पे मूव हो जाओगे। तो वो तो हर कस्टमर को करना ही चाहिए। जी। अमित, जैसे मतलब अगर हम क्रिटिकल इलनेसेस की बात करें, जैसे कोई और भी इलनेसेस हो गई, किडनी फेलियर हो गया या कैंसर हो गया या कोई और भी चीज़ें होती हैं, सो कई बार जो है आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होती है, जेनेटिक टेस्ट होते हैं, उससे आजकल तो ये भी पता चलता है कि भाई ये पेशेंट को कीमोथेरेपी सूट करेगी कि नहीं करेगी, या इसको कौन किस टाइप की थेरेपी जो है सूट करेगी। सो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इनके जो कॉस्ट हैं वो क्या कवर्ड होते हैं? क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम्स दीज आर वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट, कई बार 50,000 से 3 लाख 4 लाख तक के भी टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें कवर होती हैं क्या उसमें? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला था, एक प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लॉज होता है ऑलमोस्ट हर अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। उसमें ये टेस्ट भी आपके कवर होते हैं। तो मतलब मान लीजिए अभी आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं, आप सिर्फ टेस्ट करा रहे हैं, और बाद में आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो ये सारे खर्चे भी आपके कवर होंगे। ओके। इसी के साथ अगर हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कोई टेस्ट हुआ तो वो तो कवर होता ही होता है। जी। तो ये दोनों कवरेजेस आपको मिलती है। सो ये डिपेंड करता होगा कि कौन जो है पॉलिसी प्रोवाइडर है, वो कई लोग शायद रखते होंगे, कई लोग नहीं रखते होंगे, बिकॉज मोस्टली हर अच्छी पॉलिसी में ये बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगेन, जब जब आप अपने लिए पॉलिसी खरीद रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना और समझना कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है और इसमें क्या फीचर्स बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके। और कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पे, इसे कई बार मैंने खुद भी देखा है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी है, जरा हमको बताइए कि कितना मिलेगा, इसमें क्या चीज़ें हम अवेल कर सकते हैं, क्या हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है और क्या नहीं है। तो वो हमें हमें जो है किसी को बिठाना पड़ता है कि भाई देखो जरा ये वेबसाइट पे जाओ, इन लोगों से बात करो। कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली जाके पता कर सकते हैं? कुछ ऐसा मैकेनिज्म है क्या? क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, शायद आप क्योंकि इस डोमेन में है, एक्सपर्ट हैं, तो आपको शायद आपके नॉलेज में हो। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जहां से आपने पॉलिसी खरीदी है, मान लीजिए आपने ब्रोकर जैसे पॉलिसी बाजार से खरीदी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपने अगर किसी और जगह से किसी एजेंट से खरीदी है तो आप उनको पूछ सकते हैं। पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में मिलता है। वो आपकी ईमेल पे होगा या आपके पास हार्ड कॉपी होगी। उसमें भी ये सब लिखा होता है क्लियरली। लेकिन अगेन, जैसा मैंने बोला कि आप अपने ब्रोकर जैसे पॉलिसी बाजार है या कोई और है, या फिर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पूछ सकते हैं ना, वो क्लियरली आपको बता देंगे। साथ ही साथ आप अपने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में खुद भी पढ़ सकते हैं। आसान होता है, आसान भाषा में लिखा होता है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच अमित, आपने बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो रोड ब्लॉक्स होते हैं कई बार क्लेम करने के लिए, वो आपने काफी सारी चीजें क्लैरिफाई करी हैं। चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि आप कैंसर के पर्सपेक्टिव में या क्रिटिकल इलनेस के पर्सपेक्टिव में कुछ एक डूज एंड डोंट्स अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। बिल्कुल, देखिए, आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने लिए एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लें जिससे कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो
आपकी सेविंग्स, आपका घर, आपके आपके परिवार पे स्ट्रेस ना आए, फाइनेंशियल स्ट्रेस ना आए। देखिए, एक बीमारी होना अपने में ही बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, राइट? मतलब एकदम से एक परिवार पे बहुत बड़ा बोझ आ जाता है अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है। ऐसे में अब देखिए, बीमारी पे कंट्रोल नहीं है, जो होना है वो होना है, लेकिन फाइनेंशियल चीज पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि फाइनेंशियली मेरा परिवार स्ट्रेस ना हो। अगर मेरे को या मेरे परिवार में किसी को एक कोई क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर या कोई और बीमारी हो जाती है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, सो दैट आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो संभाल ले इंश्योरेंस कंपनी, और आपको अपनी जेब से ना देना पड़े। क्योंकि ऐसे में ऑलरेडी स्ट्रेस में अगर पैसे नहीं होते हैं तो बहुत बहुत दिक्कत परेशानी में आ जाता है परिवार। तो बिल्कुल। यही मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप मेक श्योर करिए कि आपके पास एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। बहुत महंगा नहीं होता है एक अच्छा कवर, बट काफी लोग उसकी महत्वता नहीं समझते हैं, तो वो समझना बहुत जरूरी है। और इंश्योर करिए कि आपके पास वो कवर है, सो दैट आपका परिवार फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना आए। ग्रेट। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मैं बहुत सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन ये शायद ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए और सारे तमाम लोगों के लिए जो इस बारे में परिचित नहीं है, जिनको जानकारी काफ़ी कम है। कई बार कैसा होता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, या कई बार जो मीडिएटर्स होते हैं बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ साक्षर नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो घुमा दिए जाते हैं। लाइक वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो चीज़ें नहीं है, आप किसी और से पूछिए, या हम आपको कॉल बैक करते हैं और वो कॉल कभी आता नहीं है। तो कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे लोग कोई एक ऐसा सेंट्रल सिस्टम है जहाँ पे लोग कंप्लेन कर सकें इसके बारे में, या और ज़्यादा इंक्वायरी अगर उनको चाहिए तो वो कर सकें? बिल्कुल, देखिए ऐसे हैं ऑप्शंस। जैसे मान लीजिए किसी की कोई कंप्लेंट है, तो पहली चीज तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने ब्रोकर के पास या अपने एजेंट के पास जाना चाहिए जहां से आपने पॉलिसी खरीदी है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप इंश्योरेंस कंपनी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वहां पे भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वो है IRDAI, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो इंश्योरेंस पूरा कंट्रोल करती है। तो उनके भी ईमेल आईडीज होते हैं, नंबर होते हैं, जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं। ये तीन बहुत ही इजीली अवेलेबल सॉल्यूशन है जहां पे आप कॉल करके कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको अपनी इंश्योरेंस में कोई भी परेशानी है। तो तीनों जगह पे आपको इमीडिएट रेजोल्यूशन मिलता है, जवाब आता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब रिपोर्ट होते हैं, तो हर इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करना होता है कि मेरे पास कितनी कंप्लेंट आई, मैंने कितनी देर में उसका आंसर किया, कितनी देर में वो रेजोल्यूशन किया। तो इन सबको बहुत सीरियसली लिया जाता है, बिकॉज देखिए, इंश्योरेंस एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरा फोन खराब हो गया तो कोई बात नहीं, 2 दिन तक चल जाएगा काम। बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, तो इनको बहुत सीरियसली लिया जाता है। ग्रेट। एक और जो सवाल है, हालांकि आपने एड्रेस किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। जैसे कि हमने एक चर्चा करी थी कि टॉपअप्स अवेलेबल होते हैं क्या क्रिटिकल इलनेसेस के लिए, तो ये कब वो समय होता है जब लोगों को अपने पॉलिसी प्रोवाइडर के पास जाना होता है, और क्या कोई विंडो फ्रेम होता है उसके लिए, या कैसे कर सकते हैं वो? बिल्कुल, देखिए टॉपअप क्रिटिकल इलनेस के लिए नहीं, टॉपअप इन जनरल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी 10 लाख की पॉलिसी है जो कि चल रही है काफी सालों से। अब आप उस 10 लाख को 1 करोड़ कन्वर्ट करने के लिए एक टॉपअप ले सकते हैं और आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है। ये आप साल में कभी भी ले सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रिन्यूअल पे ही लेना है, बिकॉज ये एक सेपरेट पॉलिसी होती है। तो हम्म। आप एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर आके वो एक सुपर टॉपअप ले सकते हैं और आपका प्रीमियम बढ़ जाता है उसी हिसाब से। तो ये कभी भी कर सकते हैं प्रीमियम, आप। वो प्रीमियम उसी टाइम पे भरना होता है या? प्रीमियम उसी टाइम पे भरना होता है। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट। थैंक यू सो मच अमित, आप बहुत बड़ी मदद थे हमारे लिए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में अक्सर बातें नहीं होती हैं, कम बातें होती हैं, और आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हमारा। हम फिर मिलेंगे और बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अमित, थैंक्स।